का जो आपका पेपर है या जो आपके मेथोडोलॉजीज का पेपर है उसको देख रहे हैं, और हर्मेनॉटिक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, हर्मेनॉटिक्स में A to Z हम सब कुछ पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, पार्ट्स में आएगा ये वीडियो। और आप अगर UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे सोशलॉजी या किसी भी सोशल साइंसेस की मेथोडोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती है या अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इग्नू एग्जाम्स में भी। ठीक है, ऑफ कोर्स इग्नू का ही है। तो हर्मेनॉटिक्स क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिबेट में जाएंगे कि क्यों मेथोडोलॉजी को लेके इतना डिबेट है हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि जो नेचुरल साइंसेस होती हैं लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन्हीं की तरह इसके फॉर्मूलाज होने चाहिए सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, सोशल साइंस को स्टडी करने के लिए। कुछ लोग ऑपोजिट बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। हर्मेनॉटिक्स होता क्या है, पहले इसको हर्मेनॉटिक्स का मतलब वर्ड देख के बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग सा और आपको ऐसा साउंड करता है, बट इसका मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब सिंपली ये होता है इंटरप्रिटेशन करना। मान लीजिए कि यहाँ पे बुक लिखी हुई है कोई, और आपको उसको इंटरप्रेट करके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिमिलरली जैसे मैं आपको हर्मेनॉटिक्स अभी समझा रही हूँ, तो काइंड ऑफ मेरा एक इंटरप्रिटेशन है हर्मेनॉटिक्स का। बेसिकली सिंपल शब्दों में बोले तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। पहले हर्मेनॉटिक्स का यूज़ ऐसी जो रिलीजियस बुक्स वगैरह हुआ करती थी, रिलीजियस टेक्स्ट जो होते थे, उनको अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने के लिए होता था। बट अब सोशल साइंस में इसको सोशल रियलिटी समझने के लिए होता है एज अ मैथोडोलॉजी, सोशोलॉजी में भी और सारे सोशल साइंस में। अब सोशल रियलिटी क्या होता है, आप, मैं और कोई 2-4 लोग और एक कम्युनिटी, एक ग्रुप जो ट्रस्ट करे एक बात पे, ठीक है, उसको हम सोशल रियलिटी बोल सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे। जैसे हम मान लीजिए कि बिलीव करते हैं कि इंडियन साड़ी जो है वो एक ट्रेडिशनल कपड़ा है, दैट इज सोशल रियलिटी फॉर अस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो, बट हम बिलीव करते हैं कुछ लोग मिलके, कुछ कम्युनिटी, तो वो सोशल रियलिटी है सिंपल लैंग्वेजेस में। ठीक है, हर्मेनॉटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ सोशोलॉजी इंडिया के केस में नहीं हुआ, यानी इंडियन थिंकर्स ने सोशोलॉजी में हर्मेनॉटिक्स बहुत यूज़ नहीं किया है। बट मुझे लगता है कि भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो ज़रूर करेंगे यूज़ हर्मेनॉटिक्स का। तो पहले हम जो सोशल साइंस में डिस्प्यूट है कि कौन सी मैथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग डिवाइडेड हैं कि ये यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, फिलॉसफी जो है सोशल साइंस की, उसमें बहुत हमें क्या बोलते हैं कि स्प्लिट आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस की जब बोल रही हूँ तो इसका मतलब जितने भी सोशल साइंस में सब्जेक्ट आते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दो ग्रुप्स है, एक बिलीव करता है कि सोशल साइंस जो है उसमें सोशल फिनोमिनास को हमें समझने के लिए उसका कॉज वगैरह हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप है वो बिलीव करता है कि अगर हमें सोशल साइंस को समझना है तो हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा सोशल एक्शंस का, या सोशल एक्शन के पीछे जो मीनिंग्स है। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपली समझे तो एक ग्रुप हमें क्या कह रहा है कि हमें, देखिए मेरा पेन, हाँ आ गया। ठीक है, एक ग्रुप है जो फर्स्ट ग्रुप कह रहा है कि हमें सोशल फिनोमिनास को समझने की, ये पर्टिकुलर चीज सोसाइटी में है तो क्या है, किस चीज से, कि हमें कॉज सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में अगर पॉवर्टी है तो हमें कॉज सर्च करना है कि क्या क्या कारणों की वजह से गरीबी है। ठीक है, और सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं, बट कॉज की यहाँ पे सिंपली बात की गई है, एकदम सिमिलर टू मान के चलिए साइंस वगैरह। ठीक है, अगर दूसरा ग्रुप है वो बिलीव करता है कि हमें इंटरप्रिटेशन करना है मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या होता है, तो सोशल एक्शन सिंपल मीनिंग ये होता है कि इसको कोई एक या एक से अधिक पर्सन कर सकता है, ये एक्शन का इम्पैक्ट है वो बहुत सारे लोगों पे पड़ सकता है। सिंपल मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो ये सोशल एक्शन हुआ, लेकिन जब मैं खुद किताब लेके पढ़ूंगी तो वो मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, कोई नहीं है वहाँ पे, कुछ और नहीं कर रही हूँ मैं, तो वो सोशल एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जिसपे एक दूसरे पे कोई भी एक्शन करने से जिससे इम्पैक्ट पड़े
वो सोशल एक्शन है, बहुत एक लोग या बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए सोशल एक्शन का तो आप बताइएगा, मैं बता दूंगी। और मतलब कोई भी जैसे सोशियोलॉजी में टर्म्स आते हैं आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब ये भी डिस्प्यूट है नेचर ऑफ सोशल साइंसेस पे बहुत समय से कि सोशल साइंसेस में कौन सी थ्योरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ये डिबेट शुरू होता है मेथड के ऊपर वो 1890s में शुरू होता है जर्मनी में, ठीक है। एंड ये कार्ल मेंजर होते हैं और एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन लोगों के बीच में ये शुरू होता है, मतलब जर्मनी के एक इकोनॉमिस्ट और एक ऑस्ट्रिया के इकोनॉमिस्ट के बीच में डिबेट शुरू होता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स के रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। नेचुरल साइंस में क्या हमें, जैसे कि मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह, जो एक नेचुरल साइंस होता है एक सोशल साइंस, तो इन लोगों के बीच में डिबेट छिड़ता है क्या दोनों आइडेंटिकल हैं या अलग है, दोनों की स्टडी जो करने का तरीका है वो एक जैसा हो या अलग अलग हो, ठीक है। तो ये डिबेट होता है। बाद इसकी आगे एक और चीज होता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी आती है सोशल पॉलिसीज के लिए, जो कि 1872 में स्टैब्लिश की गई होती है। और ये कभी कोई कॉन्क्रीट एक 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 रूल्स या रेगुलेशन नहीं बनाती, बहुत सारे बुक जो होते हैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स पे पब्लिश करती है सोशियो इकोनॉमिक्स फेयर में, मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेके, चाहे सामाजिक आर्थिक चीज़ों को लेके बहुत सारे बुक पब्लिश करती है। कोई एक सिंपल सा रूल या रेगुलेशन नहीं बना देते। जैसे कि मान लीजिए कि अगर नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं तो नेचुरल साइंसेस में सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, कोई प्रूव नहीं कर सकता कि वेस्ट से निकलता है, ठीक है। एक रूल एक लॉ है कि हाँ वो निकलेगा ईस्ट से, मतलब सूर्य उदय जो आपका है वो पूरब से होगा, रूल है, कॉन्क्रीट रूल है, उसमें मल्टीपल बुक्स हमें पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। बट वो सोशल साइंस में ऐसा नहीं करते क्योंकि वो मल्टीपल बुक्स पब्लिश करते हैं, क्योंकि सोशल साइंसेस में हम लॉ बना पाना, एक लॉ बना पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद इसमें दो ग्रुप फिर डिवाइड हो जाता है मर्जर और स्कैमलर के बीच में। जो मेंजर होते हैं वो ऑस्ट्रियन होते हैं और स्कॉट मोलर जो होते हैं, आई डोंट नो इनका नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, तो दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज को बिलोंग करते हैं। एक बोलते हैं कि हमें नेचुरल साइंसेस की तरह ही पढ़ना चाहिए, एक बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो ये स्कॉमलर होते हैं वो बोलते हैं कि हम इंडक्टिव, एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस को यूज़ करेंगे सोशल साइंसेस में। और जो मेंजर होते हैं वो बोलते हैं डिडक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट अप्रोचेस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो स्कॉमलर हैं वो बोलते हैं कि हमें जो अपनी रिसर्च करनी है वो होनी चाहिए इंडक्टिव, एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। और वहीं पे मेंजर की बात करें तो मेंजर बात करते हैं हमारी कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो डिडक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब इन्होंने तीन तीन वर्ड यूज किए, मतलब तीन ऊपर वाले ने किया, दो नीचे वाले ने मेंजर ने किया। तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, जर्नलाइज रूल, ठीक है। एक रूल हमने बना दिया वो सब पे लागू होगा। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि हर जगह पे कैपिटलिज्म है, हर जगह पे, उन्होंने कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला कैपिटलिज्म हर जगह है, क्लास इशूज हर जगह है। एक दिन जो लोअर क्लास है वो पावरफुल होगा, वॉर करेगा और फिर वो किंग बन जाएगा, किंग नहीं मतलब इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, सोशलिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात नहीं किया, इन्होंने जर्नलाइज पूरी दुनिया के लिए रूल बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम एम्पेरिकल की बात करें तो इसका सिंपली मीनिंग यही होता है कि अगर आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपका कोई राइट नहीं है बोलने का। अर्थात आप आर्म चेयर सोशोलॉजिस्ट या सोशल थिंकर्स नहीं बन सकते। मान लीजिए कि आप, बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं कि जो डिफरेंट स्टडीज को, मतलब जो प्राइमरी सोर्स है कहीं पे स्टडी हुई है उस डेटा को यूज करके सेकेंडरी सोर्स का डाटा बनाते हैं या डेटा बनाते हैं या अपनी जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं, वो कहीं गए नहीं होते, वहां पे देखे नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि वेबर थे, मुझे वेबर का भी इसे क्लियर नहीं है कि वो इंडिया आए हैं कि नहीं, बट उन्होंने हिंदुइज्म पे मतलब हिंदुइज्म पे अपनी विचारधारा रखी थी। तो मान के चलिए कि उन्होंने दूसरी बुक से देख के किया था, हिंदुइज्म को खुद आके एक्सपीरियंस नहीं किया था, या हिंदू बन के वो 1 साल 2 साल रह के चेक नहीं किए थे, ठीक है। तो एम्पेरिकल स्कूल वाले मानते हैं, एम्पिरिकल स्कूल वाले ये मानते हैं कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं किए हैं आप कमेंट नहीं कर सकते हो। एंड देन हिस्टोरिकल अप्रोच, तो हिस्ट्री से आप समझ पाते हो कि पास्ट को भी स्टडी करना, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं स्कैमलर, इनका नाम जैसे भी लिया जाता है, कि ये सब चीजें सोशल साइंसेस में यूज करनी चाहिए। लेकिन मेंजर बात करें नहीं, हमको डिडक्टिव
यूज करना है एंड एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच यूज करना है। डिडक्टिव का मतलब ये होता है कि हम जनरलाइज थ्योरी पूरी सोसाइटी के लिए नहीं बनाएंगे, बिकॉज सोसाइटी अपने आप में बहुत अलग है और हर जगह अलग अलग रूल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टडी करने जाएं पर्टिकुलर किसी रीजन को, किसी ट्राइब को, तो जरूरी नहीं है कि जो मैरिज का सिस्टम हमारा इंडिया में सारे मैरिजेस के सिस्टम जो है वो अलग अलग है। एक ट्राइब में गए तो उनके अलग हो सकते हैं, एक अलग कास्ट में गए तो उनके अलग हो सकते हैं। तो हम एक तरीके के लॉ नहीं बना सकते कि सब पूरी दुनिया में सब लोग शादी करते हैं, जरूरी नहीं है, बहुत लोग नहीं करते हैं। या हम ये रूल नहीं बना सकते कि शादी में एक लड़का एक लड़की होना जरूरी है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ बनने के लिए, बिकॉज आजकल LGBTQ कम्युनिटीज भी है। तो डिडक्टिव यहाँ पे बात की जा रही है। एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच यानी जरूरी नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस किया हो, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे हो, लाइक रैशनल काइंड ऑफ, एब्स्ट्रैक्ट मतलब रैशनल काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये एक वो चला। उसके बाद एक विंडल बैंड थे, उनका फिर अगेन चलने लगता है डिबेट कि क्या नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का जो स्टडी करने का तरीका है या सोसाइटी को समझने का तरीका है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, या मतलब जो उनकी थ्योरी है या मेथोडोलॉजी है वो सेम होनी चाहिए। तो ये बात करते हैं जो नेचुरल साइंस होती है, ठीक है, उसमें हमें टेक्निकल गोल होता है, यानी हमें बस पता करना होता है कि मान लीजिए कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि सन कहाँ से निकलता है, कहाँ डूबता है, तो हमें हमारा क्या गोल है, हमें पता करना है कि एग्जैक्टली इन 4 लोकेशन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, कहाँ से उगता है और कहाँ पे वो डूब जाता है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट हमारा टेक्निकल गोल है। इंटरेस्ट भी वही है। लेकिन जब हम ह्यूमन साइंसेस पढ़ते हैं या सोशल साइंसेस पढ़ते हैं तो गोल हमारा प्रैक्टिकल होता है। मान लीजिए कि पॉवर्टी है, अगर इंडिया की पॉवर्टी हम पढ़ें, जो गरीबी है, वो ज़रूरी नहीं है कि अफ्रीका में जो गरीबी है उसके जैसा ही हो, यानी प्रैक्टिकल गोल्स हो सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर या हर एरिया का भी डिफरेंट हो सकता है। इनके कहने का मतलब ये है। एक और डिबेट फिर शुरू हो जाता है सोशल साइंसेस का जर्मनी में कि वैल्यू एंड पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, कि क्या वैल्यू है, क्या पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च का। ये 1903 के अराउंड शुरू होता है, करीब 1 डेकेड तक, 10 साल तक चलता है। और इसमें पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो मैक्स वेबर का होता है। तो ये बोलते हैं कि जो सोशल साइंसेज हैं उनका जो स्टडी करने का तरीका है वो बहुत पर्टिकुलर वे में है, काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि मैक्स वेबर ने ही बात की है एम्पैथी की। जैसे कि वो कहते हैं मैं एम्पैथी वर्ड यूज़ कर रही हूँ पर उसके लिए इन्होंने जर्मनी का एक टर्म यूज़ किया था। वो टर्म मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो क्या बोलते हैं, ठीक है। वो वी से शुरू होता है, मैंने इतना आपको वो दे दिया आइडिया। तो बेसिकली ये कहते हैं कि हमें एक्टर के जगह पे जाके फील करके समझ के उसका पूरा सिचुएशन समझना होगा कि एक्चुअली वो एक्शन कोई कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, जो एक्टर है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि एक पर्सन है वो जो बिलीव करता है कि उसे शादी नहीं करनी है, तो हमें उसके शूज में जाके सोचना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसने उसको इस तरीके से बनाया कि उसे शादी नहीं करनी। वैसे हम 1 लोगों पे करते नहीं है स्टडी, उसके हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, तो वेबर का आइडिया था इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस में बहुत ज़रूरी है, इंटरप्रिटेशन करना किसी भी चीज़ का, ठीक है, क्योंकि साइंस की तरह यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें जो सामने हमें दिख नहीं रही है, हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि वो पर्सन अगर ये एक्शन किया तो उसके पीछे रीज़न क्या था, उसकी जगह पे जाके खुद को सोचना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पे करते हैं। उसके बाद एक और फिर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिबेट शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म का होता है। जिस तरीके से आपको पता है कि पॉजिटिविज्म जो है वो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे सोशोलॉजी के, उसके भी बहुत बड़े मान लीजिए कि कर्ता धर्ता थे। वो मानते थे कि साइंटिफिक तरीके से सोशोलॉजी में स्टडी होना चाहिए और सोशोलॉजी स्ट्रिक्टली साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पॉजिटिविज्म का सिंपली मतलब साइंटिफिक होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सोशोलॉजी में नॉन साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, बिकॉज नॉन साइंटिफिक कहने का मतलब पॉजिटिव एंटी पॉजिटिविज्म बोलते हैं। नॉन साइंटिफिक का मतलब ही मत समझिए, कुछ भी बकवास करनी है। बेसिकली वो कहते हैं कि जो नेचुरल साइंस में आप रूल एंड रेगुलेशन लगाते हो या जिस तरीके की एक थ्योरी बन पाती है वो जरूरी नहीं है कि सोशल साइंसेज में अप्लाई हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इस डिबेट को एक अंत देती हूँ, ठीक है।
क्योंकि इस डिबेट का यही अंत होता है कि देखिए ह्यूमन या सोशल साइंस जो है वो हिस्टोरिकल कल्चरल सोशल साइंस जो भी है इसकी मैथडोलॉजी डेफिनेटली नेचुरल साइंसेस से मैथमेटिक्स से या बायोलॉजी से या फिजिक्स से अलग होगी, बिकॉज दोनों की जो मैटर है वो अलग है। एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमन हैं, हम सबके अंदर ब्रेन है, हमारा हर मिनट हर जो हमारे एक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से, हम अलग अलग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, अलग कल्चर्स में रह रहे हैं। तो एक सिंपल रूल एंड रेगुलेशन ऐसे सोसाइटीज़ में जहाँ ह्यूमन रह रहे हैं वहाँ पे हम नहीं लगा सकते, जैसा कि नेचुरल साइंसेज मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में लगाया जा सकता है। दैट्स द कंक्लूजन। ठीक है, तो ये डिबेट था।